नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और शुरुआत हम करने जा रहे हैं खबर जो महाराष्ट्र से आई। नासिक जिले में एक अवैध दरगाह को लेकर हंगामा जोरदार हो गया। दरअसल कल पुलिस और नगर निगम की टीम थी, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पहुंची थी, जिसका भीड़ ने विरोध शुरू कर दिया और पुलिस के साथ नगर निगम की टीम पर भी पथराव कर दिया। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने मशक्कत की, हालात काबू में किए और इससे जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह हटाने का काम अब शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। बीती रात अवैध हिस्सा दरगाह का हटाने पर यह बवाल हुआ था। 31 पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी घायल हुए। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में भी लिया। अब ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए किस तरीके से ये जो अवैध निर्माण है इस पर बुलडोजर वाला एक्शन। हालात पूरी तरीके से शांत हैं। पुलिस का कड़ा पहरा है। पुलिस की मुस्तैदी के बीच नासिक में ये बुलडोजर वाला एक्शन। हालांकि टीम जो है नगर निगम की पुलिस के संरक्षण में कल रात पहुंची थी यहां इस अवैध दरगाह को हटाने के लिए, लेकिन तब हालात बिगड़ गए। पथराव कर दिया गया पुलिस की नगर निगम की टीम पर। कई पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी घायल हो गए, लेकिन बाद में पुलिस ने हालात संभाले, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर आज अवैध दरगाह पर बुलडोजर वाला ये एक्शन। तो नासिक में फिलहाल बुलडोजर वाला ये एक्शन आप देख रहे हैं। अवैध दरगाह को हटा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है इस अवैध दरगाह को। देखिए किस तरीके से ये जो इलाका नजर आ रहा है, ये मुख्य सड़क का इलाका नजर आ रहा है और ऐसे में इसी चौड़ी सड़क के किनारे ये अवैध दरगाह का जो निर्माण हुआ उसी पर ये बुलडोजर वाला एक्शन। आज सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए किस तरीके से पुलिस बल की वहां पर तैनाती हुई है और पुलिस बल की मौजूदगी में ये जेसीबी की मशीनें जो पहुंची। इस बीच कल की तस्वीर भी अब आपके सामने। बीती रात देखिए पुलिस की टीम जब नगर निगम की टीम के साथ पहुंची थी उस वक्त कैसे पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, पथराव कर दिया गया और बाद में हालात संभालती यहां आंसू गैस के गोले दागती पुलिस की टीम को आप देख रहे हैं। कल भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले यहां पर दागने पड़े थे। इस भीड़ को तितर-बितर पुलिस ने किया था। रात में पुलिस ने स्थिति पूरी तरीके से काबू में की और फिर आज सुबह नासिक में अवैध दरगाह पर यह बुलडोजर वाला एक्शन जो पुलिस ने मुकम्मल कर दिया है। अवैध दरगाह को हटा दिया गया है। बीते कल की तस्वीरें आपके सामने हैं। भीड़ ने पुलिस पर जब हमला किया था और जवाबी कार्रवाई करती हुई एक्शन में पुलिस की टीम। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नगर निगम की टीम अवैध दरगाह को हटाने आज पहुंची। कल दरगाह हटाने के दौरान हिंसा हुई थी, पुलिस को हालात काबू करने पड़े थे। वही दो तस्वीरें आपके सामने। नासिक में अवैध दरगाह पर एक्शन मुकम्मल हो गया। कल भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं। ये हंगामा क्यों हुआ, इसके पीछे की पूरी खबर क्या है, ये अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि जरा वो ग्राफिक्स दिखाएं, दर्शकों को विस्तार से बता देते हैं कि आखिरकार ये हंगामा कैसे हुआ। नासिक के काठे गली क्षेत्र में एक अवैध दरगाह। फरवरी महीने में नगर निगम ने अवैध दरगाह हटाने का यहां नोटिस दिया था। फिर आई 23 फरवरी की तारीख। 23 फरवरी को नगर निगम ने कुछ अवैध हिस्से हटा दिए थे और इसके बाद दरगाह ट्रस्ट ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अदालत में पाया गया कि यह दरगाह का निर्माण अवैध है। इसके बाद 1 अप्रैल को नगर निगम से अतिक्रमण हटाने को कहा गया। नगर निगम ने 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा। नगर निगम ने दरगाह की दीवार पर नोटिस भी चस्पा किया। ट्रस्ट ने अतिक्रमण नहीं हटाया और ऐसे में नगर निगम को एक्शन लेना ही था, कार्रवाई करनी ही थी। तो नगर निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची और इस दौरान कार्रवाई करने जब नगर निगम की टीम पहुंची तो फिर
ये पूरा बवाल जो बीती रात हुआ, नगर निगम की टीम पर पथराव कर दिया गया। इसी के जवाब में पुलिस ने फिर बल प्रयोग किया, हालात काबू में किए कल बीती रात, और आज अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर वाला एक्शन। इस बीच पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो बयान सामने आ रहा है वो अब आपको सुनाते हैं। रात को तकरीबन 11:30 बजे प्रतिष्ठित नागरिक वहां पर आए हुए थे, ट्रस्टी वहां पे आए हुए थे। उसी समय उस्मानिया चौक के बाजू से एक जमाव वहां पे आया और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनको समझाने के लिए दरगाह के ट्रस्टी और प्रतिष्ठित नागरिक वहां पर गए, लेकिन उन्होंने उनकी भी बात नहीं सुनी। इसके ऊपर उन्होंने वहां पर पथराव करना शुरू किया, इसलिए उनके ऊपर सौम्य बल का प्रयोग करके उनको वहाँ से भगा दिया गया। 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है जो आरोपी थे। उनकी 57 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। नासिक में अवैध दरगाह पर नगर निगम वाला ये एक्शन लगातार जारी है। हमारे संवाददाता मुकुल कुलकर्णी की मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं मौके से। गली स्थित धार्मिक स्थल का अनधिकृत अतिक्रमण हटाने की मुहिम देर रात से ही शुरू की गई है। पिछले महीने ही इसके बारे में हिंदू संगठन की ओर से आंदोलन किया गया था। पिछले कई साल से ये अनधिकृत अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन ये मामला वक्फ बोर्ड के साथ साथ मुंबई हाईकोर्ट में भी चला था और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नासिक महानगर पालिका की ओर से इस अनधिकृत धार्मिक स्थल के ऊपर 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रार्थना स्थल हटाने की नोटिस लगाई गई थी। ये नोटिस का पीरियड खत्म होने के बाद देर रात से ही ये कार्रवाई शुरू की गई है। हम देख रहे हैं चारों तरफ से पुलिस का कड़ा बंदोबस्त यहाँ पे तैनात है। रात में कुछ जमाव यहाँ पे आया था और जमाव ने पत्थरबाजी की थी, जिसके चलते 10 से 12 पुलिस कर्मचारी अधिकारी घायल हुए थे और उसके बावजूद ये अभी अपने ड्यूटी पे तैनात है। हम देख रहे हैं किसी के हाथों को लगा है, किसी के पैरों को लगा है, लेकिन फिर भी कड़ा बंदोबस्त यहाँ पे तैनात किया गया है। दोनों बाजू से ये जो रास्ता है, ये रास्ता पूरी तरह से बंद किया गया है। जो अनधिकृत प्रार्थना स्थल था उसका अतिक्रमण हटाने का काम जोरों शोरों से शुरू है। अभी जो मलबा है, मलबा यहाँ से लेके जाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। धर्मगुरु और प्रशासन के अधिकारी इनके संयुक्त कार्रवाई के अनुसार ही ये अभी मलबा हटाने का काम किया गया है। कई दिनों की यहाँ की लोगों की मांग थी ये अनधिकृत अतिक्रमण हटाने की, और आज ये पूरी तरह से अतिक्रमण हटाने का काम यहाँ पे शुरू हुआ है। जिसके चलते अगले 3 दिन तक यहाँ का रास्ता पूरी तरह से बंद किया जाने वाला है और पुलिस का बंदोबस्त हम अभी देख रहे हैं। ऐसा ही बंदोबस्त अगले 3 या 4 दिन तक, जब तक ये पूरा मामला शांत नहीं हो जाता, तब तक ऐसा ही पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पे रहने वाला है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं। मृत्युंजय, ये पूरा का पूरा मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत की तरफ से जब राहत नहीं मिली, उसी के बाद ये बुलडोजर वाला एक्शन, बावजूद इसके जिस तरीके का हंगामा बीती रात देखने के लिए मिला नासिक में, अभी हालात किस तरीके के हैं और क्या ये बड़ा हिस्सा है जहां पर अतिक्रमण हुआ है, इसीलिए कुछ समय लगेगा या आज ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी? इसको लेकर डिटेल्स क्या है? रोमाना, देखिए, ये जो मामला है सात पीर बाबा दरगाह का, ये काफ़ी कई वर्षों से चल रहा था और उसके आसपास दुकानें बनती ही चली जा रही थी, जिसको लेकर हिंदू संगठन हो और आसपास के लोगों उन्होंने शिकायत की कि ये अतिक्रमण होते जा रहा है, जिसको लेकर महानगर पालिका ने वहाँ के संज्ञान लिया था। और अलग अलग जगहों को फिर जब पाया गया कि अनधिकृत तौर पर बनाया गया है, लीगल बनाया गया, तो एक नोटिस जारी किया गया था और भी जो दरगाह है उसे भी नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के अगेंस्ट में दरगाह कोर्ट गया था, लेकिन 23 तारीख को कोर्ट से ऑर्डर आया कि ये अनधिकृत है, ये इलीगल तरीके से बनाया गया है और महानगर पालिका स्वतंत्र है आगे की कार्रवाई करने के लिए। 23 फरवरी को जो आसपास की दुकानें थी, जो इलीगल दुकानें थी, उनको तो हटा दिया गया था, लेकिन दरगाह को हाथ नहीं लगाया गया था। महानगर पालिका ने खुद कहा था कि ये दरगाह के जो ट्रस्टी हैं और कर्मचारी हैं वो इसे खुद से हटा दें, महानगर पालिका खुद से इसे नहीं तोड़ना चाहती है और 15 दिन का समय दिया था। लेकिन इस 15 दिनों के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई जो दरगाह ट्रस्ट द्वारा है उसके द्वारा नहीं की गई। ऐसे पर बीती रात महानगर पालिका ने और पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात थी और इस दरगाह को जो अवैध निर्माण है इसे तोड़ने का काम शुरू किया। आपको बता दें कि नोटिस 1 अप्रैल से ही वहां पर लगाकर रखी गई थी कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार यह अनधिकृत है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ये कार्रवाई कल रात को शुरू की गई। इस दौरान काफी ज्यादा भीड़ आ
गई, पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसमें 31 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन्होंने पत्थरबाजी की, और साथ ही साथ पुलिस ने 56 बाइक जब्त की है। अब इसमें अधिकतर जो बाइक है उस इलाके की बाइक नहीं है, ये बाइक चालक बाहर से आए थे, ऐसी प्राथमिक जानकारी, और इसी आधार पर पुलिस ने वो बाइक जब्त की है। उस आधार पर वो वेरीफाई करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। 15 लोगों को हिरासत में लिया है और 31 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक पुलिसकर्मी के पैर में काफी गंभीर चोट आई है, फ्रैक्चर हुआ है। बहुत तो इस शुक्रिया प्रकार की आपका इस जानकारी तमाम सामने आई है। जानकारी के लिए मृत्युंजय। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से अब ये एक्शन आगे बढ़ाया जा रहा है, लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस मुकम्मल तरीके से जो अवैध कब्जा हुआ था इस जगह पर उसको खत्म करने में जुटी हुई है। आगे बढ़े, बात नेशनल हेराल्ड केस की करेंगे जिसमें ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 लोगों और 2 कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक साजिश के तहत कुछ लोगों ने मिलकर एजेएल की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 25 अप्रैल को होगी। साथ ही कांग्रेस देश के कई हिस्सों में आज प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी में है। दिल्ली में सुबह 10 बजे, मध्य प्रदेश में दोपहर 12 बजे कांग्रेस के प्रदर्शन की तैयारी है। तो साजिश के तहत ये संपत्ति ट्रांसफर, जिसको लेकर ईडी ने अपनी जांच में जो अनियमितताएं पाई, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने केस दर्ज किया है। चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल की गई है जिसमें आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतरकर विरोध करने की तैयारी में। आपको बता देते हैं कि आखिर ईडी की चार्जशीट में क्या क्या कहा गया है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद दस्तावेज के आधार पर चार्जशीट से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी जो मैं अब आपको बता रही हूं। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एजेएल को 90.21 करोड़ का लोन दिया। 50 लाख में यह कर्ज यंग इंडिया को ट्रांसफर किया गया। यंग इंडिया ने लोन को एजेएल के शेयर में बदला। इस तरह एजेएल की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन को मिल गई। एजेएल के पास देश में 2000 करोड़ की संपत्ति, जिसका कंट्रोल सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिल गया। चार्जशीट में आरोप है कि यंग इंडियन ने खुद को नो प्रॉफिट संस्था के रूप में रजिस्टर्ड किया था और साजिश के तहत गांधी परिवार को संपत्ति का अधिकार दिया। ईडी ने एजेएल को 752 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने पाया कि यंग इंडियन ने 400 करोड़ की टैक्स चोरी की, जिसका जिक्र ईडी की चार्जशीट में है। तो ईडी की चार्जशीट में क्या क्या है ये देख रहे हैं। 50 लाख में यंग इंडियन को लोन ट्रांसफर किया गया। यंग इंडियन ने लोन को एजेएल के शेयर में बदल दिया। एजेएल की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन को मिल गई और ये जो यंग इंडियन है ना, इसी की 38% हिस्सेदारी मतलब जो शेयर होल्डर्स है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी। एजेएल के पास देश में 2000 करोड़ की संपत्तियां हैं। अब उन्हीं संपत्तियों को अटैच करने, जब्त करने के एक्शन में ईडी की टीम। तो ये चार्जशीट है जो ईडी की तरफ से दाखिल की गई है और इस मामले में अदालत में अगली सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय हुई है। फिलहाल ईडी ने इस पूरे मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुख्य आरोपी बनाया। सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी, मतलब 1, 2, 3, 4 वो क्रमवार तरीके से जो आरोपियों के नाम है उसमें सबसे ऊपर नाम सोनिया गांधी का है, दूसरे नंबर पर नाम राहुल गांधी का है और इसी तरीके से सैम पित्रोदा का नाम है इसमें, सुमन दुबे का नाम है इसमें। तो ये कांग्रेस के नेताओं के नाम है इसमें और इस तरीके से ये ईडी की चार्जशीट, जिससे अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें यकीनन यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं ईडी की चार्जशीट में क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी जो एबीपी न्यूज के हाथ लगी है। मनोज, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए कि कैसे इस चार्जशीट के जरिए मुश्किलें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनोज।
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मुश्किलें कहीं ना कहीं साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की बढ़ने वाली है, सोनिया गांधी की कहें या राहुल गांधी की। और जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट फाइल किया उसमें साफ तौर पर जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 90 करोड़ रुपए का जो लोन था वो एजेएल को दिया और एजेएल ने उस लोन को बाद में 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो पहली इन्वेस्टिगेशन है ईडी की वो इसी लाइन पर है कि किस तरीके से जो 90 करोड़ रुपए का लोन था वो 50 लाख रुपए में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके अलावा जो संपत्ति की बात सामने आ रही है, करीब 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो इनके पास मौजूद है। और अगर मैं बात करूं तो इसके यंग इंडिया के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो है वो 76% हिस्सेदारी है। तो ईडी ने जो अपनी चार्जशीट फाइल की है उसमें साफ तौर पर ईडी ने बताया कि ये पूरा का पूरा जो ट्रांसफ़र था, यानी कि जो ये सौदा किया गया वो एक साजिश के तहत किया गया, जो कि कांग्रेस के लोग हैं और जो कांग्रेस पार्टी है उनको ये मालूम था कि किस तरीके से इसको किया जाना है। यही वजह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज करने के बाद जब इसकी छानबीन की गई तो जांच में सारी बातें निकल करके सामने आई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ईडी ने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को भी अटैच किया था। इसके अंदर 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा चुकी है। इसके अलावा सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी अभी और भी अटैच की जानी है। और अगर मैं आज की वैल्यू की बात करूँ इस प्रॉपर्टी की तो करीब 5000 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम जो लोग चार्जशीट में जिनका नाम है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और ईडी की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। 25 तारीख को अदालत इस पर संज्ञान लेगी, तब देखना होगा कि अदालत में क्या होता है। बिल्कुल, तो 25 तारीख को अदालत में इस मामले में सुनवाई होनी है। और इस बीच आपको बता देते हैं, मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जरा मनोज से ही समझते हैं कि अभी तक कांग्रेस पार्टी का तर्क इस पूरे मामले में क्या रहा है मनोज, क्योंकि मामला काफी लंबे वक्त से चल रहा है और ये तमाम फैक्ट्स जो हैं वो पहले से पब्लिक डोमेन में, किस तरीके से वो 90 करोड़ से ज्यादा का लोन था जो 50 लाख में ट्रांसफर कर दिया गया उस यंग इंडियन को, जिसके बारे में आप अभी बता रहे थे कि वो कुल 76%, मतलब 38% जो हिस्सेदारी है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, वो मेन शेयर होल्डर्स है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि साल 2013 में ईडी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। और इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो ईडी ने तमाम जो कागजात थे उनको खंगालना शुरू किया। और जब ईडी ने कागजात खंगाले तो कागजात खंगालने के बाद ये सामने आया कि ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी है उसने एजेएल को एक लोन दिया है और वो जो लोन था वो 90 करोड़ रुपये का था। बाद में इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो इन्वेस्टिगेशन में ये निकल करके सामने आया कि उस लोन को मात्र 50 लाख रुपये में ट्रांसफ़र यंग इंडिया को कर दिया गया। 90 करोड़ रुपये का लोन 50 लाख रुपये में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ पर ईडी को साजिश नजर आई। और इसके बाद क्योंकि इसका जो शेयर था वो एजेएल ने जो शेयर था वो 99% इसका शेयर कर दिया यंग इंडिया को। तो जो इसकी हिस्सेदारी थी वो 99% हो गई। और यंग इंडिया में क्योंकि 76% जो हिस्सेदारी है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। तो कहीं ना कहीं ईडी की जांच में निकल करके सामने आया कि ये पूरी की पूरी जो साजिश थी वो साजिश के तहत ये सब कुछ ट्रांसफ़र किया गया था। ये पूरा सौदा साजिश के तहत किया गया था। इसीलिए इस मामले के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इसके अलावा तमाम लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब ये देखना होगा कि 25 तारीख को जब जी मनोज रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। विस्तार से आपने बताया इस केस के बारे में दर्शकों को। अंकित हमारे साथ मौजूद है, अब अंकित का रुख कर लेते हैं और अंकित से जरा समझते हैं कि ये मामला एक तरफ अदालत में पहुंच चुका है और कानूनी लड़ाई इस मामले पर अब लड़ी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ सियासत के मैदान में वो सियासी लड़ाई का मिजाज क्या है जो इस मामले पर लड़ा जा रहा है? अंकित, देखिए, कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन का तो ऐलान कर ही दिया गया, जिसकी अभी आप जानकारी भी दे रहे थे कि देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन रोमाना, हमको ये भी समझना होगा, जो अभी आपने मनोज से सवाल पूछा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो हिस्सेदारी वाला जो प्रश्न है, ये सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 क्यों है, ये बताना बहुत जरूरी है। ये इस वजह से है क्योंकि 2010 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मामला जो है उठा करके जो कोर्ट के सामने लेकर के गए थे 2012 में, तो 2010 में जिस समय ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सोनिया गांधी। यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने, जो एआईसीसी की अध्यक्षा थी, उन्होंने जो एसोसिएटेड जनरल है यानी कि एजेएल है उसको जो है लोन दिया। सोनिया गांधी ने एजेएल को लोन दिया और किसको वो लोन बाद में किसको ट्रांसफर हुआ? सोनिया गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी यानी कि यंग इंडियन कंपनी, जहां पर उनका 38% शेयर था, वहां पर भी जो सोनिया गांधी की जो हिस्सेदारी थी राहुल गांधी के बराबर थी, 38% थी। तो ऐसे में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में भी दलील दी थी वो यही दी थी कि सोनिया गांधी के स्वामित्व वाली कांग्रेस ने, यानी कि जिसकी अध्यक्षता थी, उन्होंने इस सोनिया गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी को ही लोन ट्रांसफर कर दिया और 90 करोड़ का लोन 50 लाख में ट्रांसफर कर दिया। और फिर वो 50 लाख वाली कंपनी ने देश भर की जो उस दौरान जो कीमत थी
2000 करोड़ की संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया और यही सबसे बड़ा आरोप था और इसी वजह से सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 है और राहुल गांधी भी उस दौरान कांग्रेस में पदाधिकारी थे, लिहाजा राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। तो इस मामले में कोर्ट से लेकर के सड़क तक जमकर राजनीति भी हो रही है। जी बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता, मनोज वर्मा, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखेगा, आज दिन भर ये खबर जो है वो यकीनन गर्माती रहेगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पुंछ में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों की तलाश की जा रही है, ये बड़ी जानकारी है। और आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन आप देख रहे हैं, रोमियो फोर्स से एसओजी का संयुक्त अभियान है जो इस वक्त चलाया जा रहा है इस इलाके में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।